देखिए, हमारी ट्रेन का नाम राजधानी एक्सप्रेस है। उसमें इक्का दुक्का जो है ट्रैक से गिर गए, उनको रोने के सिवा कुछ रहा नहीं। हम तो उनको लेना भी नहीं चाहते कि हम कल कश्मीरी पंडित भाई बहन जो प्रोटेस्ट पे थे, 200 दिन से ज़्यादा वो प्रोटेस्ट में हैं, उन पे लाठियां बरसाई गई। 6 महीने से उनको सैलरी। और विवेक अग्निहोत्री साहब और अनुपम खेर साहब कहाँ हैं? उन्होंने फ्लैट लिया है 10 करोड़ का, 300 करोड़ मूवी में कमाया है। तो अनुपम खेर कहाँ है? आज अमेरिका में बैठा हुआ है और वहाँ से बीजेपी के जो प्रचार कर रहा है। लेकिन जो असली कश्मीरी पंडित है वो यहाँ धरने पे बैठा है। जो पार्टियाँ हम पे इल्ज़ाम लगा रही हैं उनको मैं जवाब देना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा कि 370 उनके मैनिफेस्टो में था, उसके बावजूद पीडीपी ने उनके साथ हुकूमत बना। जल्द आप देंगे, आपको साथ ले जाएंगे और आप देखेंगे बनहाल की हिस्ट्री में सबसे बड़ी रैली गुलाम नबी आज़ाद साहब की होगी। हमें इतना ओवरवेलिंग रिस्पांस है। मैं सोहिल जावेद हूं, आप अर्ली टाइम्स देख रहे हैं और अर्ली टाइम्स का खास प्रोग्राम खास मुलाकात में हमारे साथ आज खास मेहमान सलमान निज़ामी जी है। इनसे कुछ मुद्दों पे बात करेंगे। सलमान साहब, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया सर। सबसे पहला सवाल रहेगा कि हरियाणा के तर्ज पर यहाँ पे यूनिक फैमिली आईडी जो है उस पे काम किया जाना है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? पीडीपी ने इसको अपोज़ किया, आपका क्या स्टेटमेंट रहेगा? देखिए, उसमें कुछ हर्ज भी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से एक्सरसाइज हो रही है पूरे मुल्क में, जहाँ 370 हटने के बाद जो है कई एक्सपेरिमेंट हुए जम्मू कश्मीर में, चाहे आपने देखा डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, अब आरबीए भी जो है उसकी जो परसेंटेज है वो कम की गई है जहाँ जिसको मिलनी है। अब स्टेटस की बात हो, चाहे नए नए कानून जो हैं वो लाए जा रहे हैं, लेकिन हर एक्सपेरिमेंट में बीजेपी फेल हो रही है। अब शिनाख्त की बात है, पहले आपने आधार कार्ड लाया, तो अब आधार कार्ड का वैल्यू क्या नहीं रहा कि आप नई शिनाख्ती कार्ड बना रहे हैं जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में। इसलिए देश जो है एक है, देश की पहचान एक होनी चाहिए। ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि जम्मू कश्मीर का बाशिंदा उसकी अलग आइडेंटिटी हो। मैं दिल्ली में 10-15 साल से हूँ। जब हालात ख़राब हुए, जब मॉब लिंचिंग हिंदुस्तान में हुई, उस वक्त काफ़ी जम्मू कश्मीर के लड़के हों, बाकी जो लोग हों जो वहाँ कारोबार के लिए जाते हैं, पढ़ाई के लिए जाते हैं, होटलों में उनको जो है आधार कार्ड पे जम्मू कश्मीर लिखा था तो होटलों पे कमरा नहीं मिला। तो आप आज एक कार्ड दे रहे हैं, वो आप साफ मतलब उनके लिए एक टूल बना दिया आपने कि भाई ये जम्मू कश्मीर का है, उसको जो है आपने पहचानना है कि भाई ये जो है। क्योंकि बीजेपी की नज़र में और जितने भी ये कम्युनल फोर्सेस हैं उनकी नज़र में, और कुछ मीडिया चैनल्स भी हैं, उन्होंने ऐसे पोर्ट्रे किया कि हर कश्मीरी जो है वो आतंकवादी, उसको शक की नज़र से देखा। तो हम इसके ख़िलाफ़ हैं। अगर हिंदुस्तान में आधार है, उसमें फिंगर प्रिंट्स होते हैं, उसमें आप अमेरिका में बैठे होंगे तो आप सिर्फ नंबर डालेंगे तो सब कुछ बैकग्राउंड आएगा। तो ये एक्सरसाइज करने से जम्मू कश्मीर के आवाम को आप टारगेट करना चाहते हैं, ये इसके हम खिलाफ। सर, जम्मू कश्मीर में डीएपी का जब क़याम अमल में लाया गया, पहला जलसा हुआ और जॉब सिक्योरिटी की बात की गई। आप कल जो पीएम पैकेज के तहत हमारे कश्मीर में पंडित भाई वहाँ पे ड्यूटी करता है, कई महकमों में काम करता है, उनसे मिले, क्या कहेंगे? कहा जाता था कि अब जो है कश्मीर में हालात बेहतर है और सबसे बड़ी रुकावट 370 को ख़त्म किया गया, उसके बाद जो है अब सब कुछ ठीक है। आपको क्या लगा? देखिए, मैंने पूरे हिंदुस्तान में मैं घूमा हूँ। 370 के पहले की बात करूं या उसके बाद की बात करूं, मुझे 10-15 साल हो गए। नेशनल लेवल पे जम्मू कश्मीर के मुद्दों को हमने उठाया है। गुलाम नबी आज़ाद साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, पार्लियामेंट में उन्होंने बेबाकी से जम्मू कश्मीर की आवाज़ बुलंद की है। और 370 पे जिस तरीके से नेशनल लेवल पे ये क्लेम किया गया कि भाई कश्मीरी पंडित जो हैं वो 370 ही एक रुकावट है उनको जम्मू कश्मीर भेजने की। अब 3 साल हो गए 370 को हटे हुए। अब हालत आप देखिए कि हम कल कश्मीरी पंडित भाई बहन जो प्रोटेस्ट पे थे, 200 दिन से ज़्यादा वो प्रोटेस्ट में हैं, उन पे लाठियां बरसाई गई। 6 महीने से उनको सैलरी नहीं है। और विवेक अग्निहोत्री साहब और अनुपम खेर साहब कहाँ हैं? उन्होंने फ्लैट लिया है 10 करोड़ का,
300 करोड़ मूवी में कमाया है, तो अनुपम खेर कहाँ है? आज अमेरिका में बैठा हुआ है और वहाँ से बीजेपी के जो प्रचार कर रहा है। लेकिन जो असली कश्मीरी पंडित है वो यहाँ धरने पे बैठा है। जो असली कश्मीरी पंडित विक्टिम है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई कश्मीरी पंडित है नहीं, जो विक्टिम हैं, जिन्होंने सफ़र किया है, वो बडगाम में आपको मिलेंगे सड़कों पे, वो जम्मू के कदाल रोड में आपको मिलेंगे रिलीफ कमिश्नर ऑफिस के बाहर। हम उनसे मिले, हम उनके साथ हैं। आज अनुपम खेर कहाँ हैं? आज विवेक अग्निहोत्री कहाँ हैं? इन्होंने कश्मीरी पंडित लोगों के नाम पे पैसा कमाया, हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफरत फैलाई। हम चाहते हैं कि सरकार जो है इनको वोट बैंक के लिए इस्तेमाल ना करे, इनके साथ इंसाफ करे। और जम्मू कश्मीर के लोग, एक खूबसूरत जम्मू कश्मीर एक गुलदस्ता था जिसमें लद्दाख के लोग थे, जिसमें कश्मीर के लोग थे, जम्मू के लोग थे। आज विंटर्स हैं, सर्दियों का वक्त है। इस वक्त जो है यहाँ जम्मू में आपको बहुत मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, जम्मू में हमारे लद्दाखी भाई आते थे, कश्मीर के लोग आते थे, इकनॉमी को बूस्ट मिलता था। आज मैं रेजिडेंसी रोड गया, आज मैंने लंच वहाँ किया, लेकिन रेजिडेंसी रोड बिल्कुल सुनसान है, जहाँ एक टाइम पे पैर रखने की जगह नहीं होती थी। तो ये बर्बादी हुई। कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ गलत हुआ, लेकिन कश्मीरी मुसलमानों के साथ भी गलत हुआ, सिखों के साथ भी गलत हुआ, सबके साथ गलत हुआ। सभी गोली का शिकार हुए कश्मीर में। और इस सरकार ने सिर्फ उनके नाम पे राजनीति की, चाहे जम्मू कश्मीर में की, नेशनल लेवल पे की, और ज़मीनी सतह पे वो लोग सफ़र कर रहे हैं। उसमें कश्मीरी पंडित भी हैं, उसमें कश्मीरी मुसलमान भी हैं, उसमें माइग्रेंट लेबरर्स भी हैं और कश्मीरी सिख भी हैं। सर, डेमोक्रेसी की खूबसूरती इंतखाबात होते हैं, लेकिन कहीं खबरें आ रही है कि अब जो है मार्च अप्रैल में सबसे पहले पंचायती इंतखाबात होंगे, असेंबली इंतखाबात को कई साल हो गए, अभी नहीं हो रहे। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, आपने जो पिछले इलेक्शन देखे, 370 हटने के बाद जो पंचायती इलेक्शन ही थे, डीडीसी वगैरह जो चुन के आए, उसमें बीजेपी का सफाया हुआ। उसमें फिर कुछ पार्टियां जो है उन्होंने किस तरीके से डीडीसीज या चेयरपर्सन बनाए, सबको मालूम है, पैसे के ज़ोर से। कुछ पार्टियों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो उन्होंने खर्चना भी है, तो कहाँ रखेंगे वो पैसा। कुछ को दिल्ली से पैसा मिला है तो उन्होंने खर्चना है। लेकिन जो यहाँ के लोगों का इमोशंस हैं, जो सेंटिमेंट्स हैं, वो मुझे लगता है कि वो गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ है। हम अभी पार्टी हमारी लॉन्च नहीं हुई थी, कोई भी हम पे क्या इल्ज़ाम लगाए कि ये बी टीम है, सी टीम है, कुछ भी। लेकिन हाल ही में, मैं पिछली बात नहीं करता, कुपवाड़ा के लोलाब एरिया में आपने देखा लोगों का हुजूम। मुझे बताइए, उस लेवल की पब्लिक मीटिंग कश्मीर में अभी तक किस लीडर ने की है, जो कश्मीर बेस्ड हैं। हालांकि गुलाम नबी आज़ाद साहब जम्मू बेस्ड लीडर हैं, लेकिन कश्मीर के लोलाब में हज़ारों की तादाद इस कड़ी ठंड में आज़ाद साहब को सुनने आए। अपनी पार्टी ने जलसा किया, पूरे कश्मीर के लोगों को जो है एक पिंजरे में कैद कर दिया, बोला भाई सुनो हमारी बात। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जलसा किया तो अपने एक हेडक्वार्टर में बुलाया सभी लोगों को। लेकिन हमने उड़ी में जलसा किया, हमने अनंतनाग में जलसा किया, हमने लोलाब में जलसा किया, हमने सोपुर में जलसा किया, हमने बारामूला में जलसा किया, हमने चिनाब वैली में जलसे, हज़ारों की तादाद में लोगों ने वहाँ शमूलियत की। तो लोग चाहते हैं कि ये लोग जो हैं, जो झूठे दावे करते हैं, कश्मीर में एक बात करते हैं, दिल्ली में दूसरी बात करते हैं, इन्होंने ही बीजेपी के साथ मिल के 370 को यहाँ से हटाने में बिल्कुल अहम रोल अदा किया। सर, यहाँ की रीजनल पार्टीज़, चाहे बीडीपी की बात करें या एनसी की बात करें, इनका मानना है कि हम सूद समेत 370 को वापस लाएंगे। और पिछले इंतखाबात भी इसी पे हुए, किसी ने कहा कि हम 370 को तोड़ेंगे, दूसरे ने कहा हम 370 को बचाएंगे। लेकिन बीजेपी का क्लियर मौक़िफ़ था कि उनके एजेंडे में ये मौजूद था कि हम 370 को तोड़ेंगे। तो इस हवाले से क्या कहेंगे, डीएपी क्या कहती है? देखिए, डीएपी झूठ नहीं बोलती, डीएपी बेवकूफ़ नहीं बनाती, ख़ासकर गुलाम नबी आज़ाद साहब। 2.5 सालों में गुलाम नबी आज़ाद साहब ने ना मज़हब की सियासत की, न ज़ात की सियासत की। कठुआ में जो है उतना ही काम किया जितना रामबन डिस्ट्रिक्ट में किया, उतना ही गांदरबल में किया, वहाँ भी डिस्ट्रिक्ट दिया, कठुआ में भी किया, बनहाल में भी किया, लद्दाख में भी उतना ही काम किया। हमने जम्मू कश्मीर की आवाम का कभी सौदा नहीं किया और ना आगे करेंगे। जो पार्टियाँ हम पे इल्ज़ाम लगा रही हैं उनको मैं जवाब देना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा कि 370 उनके मैनिफेस्टो में था, उसके बावजूद पीडीपी ने उनके साथ हुकूमत बनाई। ठीक है, मुफ्ती साहब से गलती हुई, लेकिन महबूबा मुफ्ती जी को तो हमने ओपन
जो है ये कहा कि आज़ाद साहब हों, फारूक अब्दुल्ला साहब हों, उमर साहब हों, तारिक आमी साहब हों, सभी अपोजिशन पार्टीज़ ने कहा हमें कोई मिनिस्ट्री नहीं चाहिए महबूबा जी। ये मेरे पास शायद पूरा रिकॉर्ड अभी भी मौजूद होगा कि हमें कोई मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, हम आपको बाहर से सपोर्ट करेंगे लेकिन बीजेपी के साथ मत जाइए। उस वक़्त महबूबा मुफ्ती जी मुझे लगती थी मोहन भागवत से ज़्यादा संगी बन चुकी थी, जिसने किसी का नहीं सुनी और कह रही थी कि मसला कश्मीर का हल सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। और आज महबूबा जी क्या ख्वाब दिखा रही हैं कश्मीरियों को। उनके बयान से आज भी बीजेपी को फ़ायदा हो रहा है। गुजरात में यहाँ बयान देती हैं, यूपी में वो हर सभा में, हर रैली में, क्योंकि मैं 12-15 साल से दिल्ली में हूँ, मैं देखता था वहाँ के लीडर हमें बोलते थे अरे महबूबा मुफ्ती वहाँ कश्मीर में बयान देती है, बीजेपी को वहाँ गुजरात में फ़ायदा होता है। ओवैसी के बयान से बीजेपी को फ़ायदा नहीं हुआ, महबूबा मुफ्ती के बयान से बीजेपी को फ़ायदा होता है। और ये लोग जो हैं इन्होंने हुकूमतें वहाँ बीजेपी के साथ चलाई हैं। अल्ताफ़ बुखारी साहब 3 साल क्यों खामोश थे 370 पे? क्या उनको पता नहीं था? आज श्रीनगर में किसकी हुकूमत है? मेयर किसका है? अल्ताफ़ बुखारी साहब का है। क्या काम हो रहा है कश्मीर में? ये काम करने वाले लोग नहीं हैं। इन्होंने सिर्फ ये दिमाग में डाला है कि कश्मीर के लोग बेवकूफ़ हैं, इनको हम पैसे की बुनियाद पे ख़रीदेंगे, इनको हम बेवकूफ़ बनाते रहेंगे और इनकी शॉर्ट मेमोरी है। ये यहाँ के लीडरों ने मुझे खुद कहा है, अपोजिशन के लीडरों ने, जो आज कह रहे हैं हम 370 लाएंगे। इन्होंने कहा है जम्मू कश्मीर के लोग बेवकूफ़ हैं, ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, ये बेवकूफ़ लोग हैं, इनकी मेमोरी शॉर्ट है, इनको भूल जाता है। आप आज 370 के तारे दिखाओगे, ये बोलेंगे हाँ महबूबा मुफ्ती जी ठीक है। लेकिन आज जम्मू कश्मीर का युवा जो है, आज बहुत मुझे लगता है काबिल युवा आपको मिलेगा। हर जगह आप जाएंगे, आज सोशल मीडिया आपके सामने, आज मीडिया आपके सामने, आप कब तक बेवकूफ़ बनाएंगे? आपकी स्पीचें ऑन रिकॉर्ड हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा मोटिव ये है कि आज़ाद साहब ने सिर्फ ये कहा कि भाई जो मेरे हाथ में नहीं है मैं वो नहीं कर सकता। अगर आप में ताकत है, आप मुझे यहाँ जो है जम्मू कश्मीर में हुकूमत बना के दो, मैं असेंबली में ज़मीनों का हक़ जो है आपको वापस दिलवा सकता हूँ। आपको नौकरियों का हक़ जो हमारा राइट है वो असेंबली जम्मू कश्मीर की पास कर सकती है। हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, हमें 10 या 20 करोड़ देने की वकील को ज़रूरत नहीं है। हमारे पास कपिल सिब्बल जैसे वकील हैं जो मुफ्त में काम करने के लिए तैयार हैं और वो कर भी रहे हैं हमारे लिए काम। सुप्रीम कोर्ट में ये लोग नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट में हम गए। मेरा एक भी फ़ोटो दिखाइए गुलमर्ग में बर्फ़ के साथ। इनके नेता जो हैं अमेरिका में घूम रहे हैं, श्रीनगर के गुलमर्ग में ऐश कर रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, हम पार्लियामेंट में लड़ रहे हैं 370 के ख़िलाफ़। और हम ये गारंटी दे सकते हैं कि आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर में अगर उन्हें मेडिकल कॉलेज 4 दिए या 5 दिए, हम मेडिकल कॉलेज 10 देंगे। अगर हमने 5 डिस्ट्रिक्ट दिए, हम 10 देंगे डिस्ट्रिक्ट। हम काम करेंगे। अगर हमने इस पीडीपी ने हमें धोखा नहीं दिया होता उस वक्त, आज़ाद साहब ने 1 लाख नौकरी जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए करनी थी। इनको इनसिक्योरिटी हुई कि आज़ाद साहब की इतनी फ़ैन फॉलोइंग हो गई क्योंकि आज़ाद साहब हाई स्पीड में काम कर रहे थे, डबल और ट्रिपल शिफ्ट में काम कर रहे थे। इसलिए इनसिक्योरिटी हो गई पीडीपी को कि भाई अब तो आज़ाद साहब ने जम्मू कश्मीर में क्लीन स्वीप करना है और हमारी जो हालत है वो खस्ता हो जाएगी। इसलिए इन्हें सपोर्ट विड्रॉ की। क्या पता अल्लाह का फ़ैसला था कि जो काम हमारे उस वक़्त ना हो पाए, तो अब जम्मू कश्मीर के लोग अगर हमें साथ देंगे तो हम वो पूरा करेंगे। सर, आज सोशल मीडिया पे एक खबर गर्दिश कर रही है कि आज़ाद साहब ने कहा था कि जम्मू कश्मीर के कुछ ऐसे सियासी लीडर हैं जो मिलिटेंट तंजीमों के साथ जुड़े हैं और उन्होंने जो है होम मिनिस्टर और वज़ीर आज़म के साथ भी उस हवाले से बात की थी। तो इस हवाले से क्या? ये तो छुपी हुई बात नहीं है। देखिए, ये तो सबको मालूम है। तो फिर उन पे ये तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था। ये तो बहुत से लीडरों ने, तो फारूक साहब ने तो हज़ारों स्टेटमेंट दिए इस पे, और वो लोग जो हैं उनको सज़ा मिल गई। कुछ सलाखों के पीछे हैं, कुछ बाहर हैं। देखिए, जो लोग जम्मू कश्मीर की आवाम का सौदा कर चुके हैं उनको ऊपर वाला भी नहीं बख्शने वाला है। हम चाहते हैं कि आप जम्मू कश्मीर के लोगों के नाम पे आप खून की सियासत मत करो। आप जो युवा है उसके हाथ में बंदूक नहीं जानी चाहिए। कौन माँ चाहेगी कि उसका बेटा जो है
वो बंदूक उठाए? कौन माँ चाहेगी कि उसका बेटा जो है पत्थर उठाए? मजबूर किसने किया? वहाँ के लोगों, वहाँ के लोकल जो लीडर्स थे ना, उन्होंने मजबूर किया ना। महबूबा मुफ्ती जी के स्टेटमेंट आपको भूल गए, जो कहते थे कि आप क्या टॉफ़ी ख़रीदने जो है आर्मी कैंप जाते थे, आप दूध खरीदने? किन लोगों ने कश्मीर के लोगों को प्रवोक किया उस वक्त? हम तो बार बार कहते थे कि ऐसे स्टेटमेंट मत दीजिए, हमारा यूथ जो है वो प्रवोक हो रहा है। आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो जानबूझ के एक बंदूक उठाएगा, आपके स्टेटमेंट से वो जानबूझ के पत्थर उठाएगा। और इन्हीं लोगों ने एक साइड से यहाँ से भी अपना धंधा चलाया, वहाँ से भी धंधा चलाया। इसलिए हम यही चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं उनके साथ इंसाफ हो, उनके काम हो, नौकरियां मिले, तरक्याती काम हो, डेवलपमेंट। जम्मू कश्मीर के जो सीनियर कांग्रेस लीडर थे तमाम निकल के डीएपी में शामिल हुए, डीएपी वजूद में आई, लेकिन जो इक्का दुक्का सीनियर लीडरान वहाँ पे है वो डायरेक्टली इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि डीएपी जो है वो भाजपा की बी टीम है। देखिए, हमारी ट्रेन का नाम राजधानी एक्सप्रेस है, उसमें इक्का दुक्का जो है ट्रैक से गिर गए, अब उनको रोने के सिवा कुछ रहा नहीं। हम तो उनको लेना भी नहीं चाहते, उनका ट्रैक रिकॉर्ड सबको पता है। दूसरी बात यह है कि मैं उनको नसीहत देता हूँ, ना गुलाम नबी आज़ाद साहब ने उनके ख़िलाफ़ कुछ बोला, ना मैंने बोला, ना हमारी पार्टी में सभी रिजनेबल लोग हैं। हम उतनी नीची सियासत नहीं करते, क्योंकि हमें भी उनका सब कुछ पता है, वो कहाँ से उठे हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं, A to Z। मुझे भी 12-15 साल हो गए दिल्ली में। जब सलमान निज़ामी मुंह खोलने पे आएगा ना, मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से भी नहीं डरता हूँ। आपने मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखा हुआ गुजरात की धरती में, वहाँ पूछना सलमान निज़ामी कौन है। लेकिन मैं भी देखता हूँ और मुझे हंसी आती है कि ये लोग कैसे इतने एहसान फरामोश हो सकते हैं। देखिए, हमने इस दुनिया में सब कुछ पैसा नहीं होता, सब कुछ कुर्सी नहीं होती, आंखें भी मिलने के लायक रहनी चाहिए। तो ये लोग, इनको जवाब जम्मू कश्मीर की आवाम देगी। जहाँ ये इलेक्शन लड़ेंगे वहाँ की आवाम देख रही है ना, वो तो हंस रहे हैं इनको देख के कि आपका वजूद जिसने बनाया आज आप उसके खिलाफ बोल रहे हो। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमारी पॉलिटिकल रैलीज जो हैं, आप देखिए, लोग हज़ारों की तादाद में आ रहे हैं, और इनको फ़ोटोशॉप करके जो है अपनी रैलियों को भरने की ज़रूरत पड़ रही है। इनकी कुर्सियाँ खाली हैं, हमारी कहीं भी कुर्सियाँ खाली नहीं हैं। हमारा जवाब वही है इनको कि आप अपनी हैसियत देखिए और हमारी हैसियत देखिए। अब हम क्या इन लोगों को जवाब देंगे? ये तो इतने बौखला गए हैं, इतने फ्रस्ट्रेट हैं। वो कहते हैं ना कि जिसको कुछ रहा ही नहीं आगे पीछे, उनको पता है कि उनकी ज़मीन ख़त्म हो गई है। फ्रस्ट्रेशन उसी को होगी ना। देखिए, मैं जब गुजरात में गया, मेरा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने मुझे टारगेट क्यों किया? क्योंकि मैंने कुछ काम किया था। मैंने कुछ काम किया था, मेरे काम करने की वजह से वहाँ बीजेपी को जो है तकलीफ़ हुई कि भाई ये आदमी यहाँ काम कर रहा है, ये 9 की 9 सीटें जो हैं अब कांग्रेस को जा रही। हमने काम किया ना प्रैक्टिकली। टीवी पे मेरे बगैर कौन बोल रहा था? यंग फेसेस में आज जो ये बात कर रहे हैं 370 की, इनको बताइए ना, ये तो घोंसलों में छुपे हुए थे कि हमारी फाइलें तो नहीं निकल जाएंगी अगर हमने बीजेपी के खिलाफ बोला। मैं तो यहाँ खुलेआम बोल रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में घूमा, हर चैनल पे खुलेआम बोल रहा हूँ, मेरी फाइलें भी खोलो ना अगर है कोई। इनके तो किस्से जो हैं वहाँ के लीडर ही खोल रहे हैं। हमें वो ऐसी सियासत नहीं करनी। इसलिए हम उनको यही कहते हैं कि आप ये कभी नहीं सोचना कि हम आपको जवाब देंगे, क्योंकि आपकी हैसियत ही नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद साहब के सामने आपका वजूद नहीं है, आपकी हैसियत नहीं है, और आप उसके सामने बैठने के लायक भी नहीं हो। क्योंकि हमें पता था कि आप हो क्या, और आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा कि आप हैं क्या। लोग आपको बनाते हैं, आप लोगों के हमदर्द नहीं हैं। अगर लोगों ने आपको किसी इंसान ने, मोअज़्ज़ज़ इंसान ने आपको कहा, एक बहुत बड़ा चेहरा है, कि भाई आपने मुझे देखना है, इसको नहीं देखना, तो लोगों ने उसको देख के वोट दिया आपके लिए। जब आपने उसकी कदर नहीं की तो लोग कहाँ? ये तो लोग फैसला करेंगे ना। मुझे बनाने वाला जो है कोई लीडर नहीं है। जब मैं परफॉर्म करूँगा, मैं काम करूँगा, मैं लॉयल हूँ गुलाम नबी आज़ाद साहब का। मैं अभी तक MLA भी नहीं बना हूँ, ना MLC बना हूँ, ना MP बना हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ में ताकत है कि मैंने हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म को हिलाया।
तो वैसी ताकत आप में होती तो आज आपको जो है हमारे खिलाफ बोलने की ज़रूरत नहीं होती। आप में दम है। हम तो यहाँ कह रहे हैं कि ना, हम कोई बी टीम नहीं है। मैं तो डंके की चोट पे बीजेपी के खिलाफ विरोध करता हूँ। कल तो कश्मीरी पंडितों के साथ गया। ये क्यों नहीं जाते हैं? बीजेपी के खिलाफ बोलते क्यों नहीं? इनको पता है इनकी फाइलें खुलेंगी अगर हम खिलाफ बोलेंगे। अब एक लीडर ने तो बनहाल के इन प्रेसिडेंट साहब के बारे में बोला, उस पर जवाब दें वो, भाई वो सच है नहीं है, क्लैरिफिकेशन दें। तो ऐसा इन लोगों को हम जवाब नहीं देना चाहते। ये हमारे पिक्चर में है ही नहीं, ना हमारे कंपटीटर हैं। इनके एक दुक्का, आपने खुद बोला इक्का दुक्का लोग हैं, इनको हमें जवाब देने की। पीसीसी प्रेसिडेंट जो हाल ही में बने हैं, लेकिन अभी तक डीएपी ने उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई रैली नहीं की, जबकि पूरे जम्मू कश्मीर के मतलब पहाड़ी इलाके जितने हैं वहाँ रैलियाँ हुई। अभी वहाँ रैली होनी थी वहाँ, क्योंकि मेरे घर में ताज़ियत हुई, मेरे फादर का इंतकाल हुआ और आज़ाद साहब वहाँ आए भी। रैली हम बहुत बड़ी करेंगे वहाँ इंशाल्लाह। हमने पीर पंचाल एरिया अभी टच नहीं किया, अभी हमें रामन डिस्ट्रिक्ट टच नहीं किया, और भी बहुत सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ हमें जाना है। और बहुत जल्द आप देंगे, आपको साथ ले जाएंगे और आप देखेंगे बनहाल की हिस्ट्री में सबसे बड़ी रैली गुलाम नबी आज़ाद साहब की होगी। हमें इतना ओवरवेलिंग रिस्पॉन्स है। मुझे मौका भी मिला वहाँ 40 दिन में अपने वालिद के इंतकाल के बाद बैठा, और वहाँ जिस तरीके से लोग सीधे कह रहे थे कि भाई आप गुलाम नबी आज़ाद साहब को कहें कि वो बनहाल से इलेक्शन लड़ें, और हम आपको दिखाएंगे कि आज़ाद साहब कैसे यहाँ जीतेंगे। उनको आने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि आज़ाद साहब ने बनहाल के लोगों के लिए बहुत काम किया है। आज़ाद साहब ने, अगर हम देखें, आप भी वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं भी वहाँ से ताल्लुक़ रखता हूँ, हम लड़ते थे डिग्री कॉलेज के लिए। हमने कभी सोचा नहीं था कि हाँ हमें कभी डिग्री कॉलेज मिलेगा। मुफ्ती साहब की जब रैली थी बनहाल में, हम पढ़ते थे और उस वक़्त पूरा बनहाल एक हो गया था कि अब मुफ्ती साहब ऐलान करेगा डिग्री कॉलेज का। नहीं किया, और आज़ाद साहब को बिना मांगे हमें डिग्री कॉलेज मिल गया। ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमारा, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनहाल का बना है, सड़कें बनी हैं। आज बनहाल देखो है क्या, आज़ाद साहब। और मेरा ज़ाती तौर पे मैं चाहता हूँ, ये मैं ऐलान बाद में करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कहूँगा कि मैंने इलेक्शन तो नहीं लड़ना, लेकिन मैं पार्टी का एक मेंबर हूं, और इंशाल्लाह अगर गुलाम नबी आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर बनते हैं, बनहाल में मैंने 2-3 काम बहुत बड़े करने हैं। एक, मैं चाहता हूं कि बनहाल में एक बहुत बड़ा अस्पताल बने, सुपर स्पेशलिटी टाइप का हॉस्पिटल बने। और दूसरा, जो महू मंगित एरिया है हमारा, वो टूरिज़म के नक्शे पे हमने लाना है। क्योंकि मैं जब वहाँ गया था, मैंने वहाँ के लोगों से, मैं एज ए फैमिली के साथ गया था, और बनहाल में हमें एक यूनिवर्सिटी कैंपस भी होना चाहिए। क्योंकि मुझे पता है कि हमारे जो साथी थे उस वक़्त बनहाल में डिग्री कॉलेज नहीं था, और बहुत से साथियों की पढ़ाई छूट गई, रिसोर्स नहीं था, वो जम्मू नहीं आ सके, वो कश्मीर नहीं आ सके। बनहाल में अभी भी गुर्बत है, और मैं चाहता हूँ कि बनहाल में यूनिवर्सिटी कैंपस हो, बनहाल में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो, और बनहाल में जो है टूरिज़म मैप में, जो चाहे हमारा नील हो, चाहे मोहमंगित हो, इन एरियाज़ को हम बूस्ट करें। डिग्री कॉलेज जो है रामसुअर खड़ी में भी मिलना चाहिए। ये चीज़ें काम करने वाली हैं। अब सलमान निज़ामी आपको बोलेगा भाई मैं डंगा दूंगा, तो वो मैं तो नहीं दे सकता, वो वहाँ को जिसको आप चुनाएंगे एमएलए वो दे सकता है। लेकिन हम कोशिश करेंगे, मुझे आज़ाद साहब के सीएम ऑफिस के बाहर धरने में बैठना पड़े, लेकिन मैं बनहाल को इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि बनहाल बढ़े। मुझे खुशी होती है, मैं जब दिल्ली में भी था तो उस वक्त भी मैं किसी बनहाल के किसी यूथ को देखता था कि वो किसी अच्छी जगह है, तो हम भी चाहते हैं कि हम उस इलाके से हैं, हम जैसे यूथ जो है उनको अगर हम इंस्पायर करते हैं, तो अगर बनहाल में फैसिलिटीज़ हों, अगर हेल्थ केयर अच्छा हो। हाल ही में एक एक्सीडेंट में वहाँ एक नौजवान का मारा गया, तो अगर वहाँ बनहाल में MRI मशीन होती, CT स्कैन होता, तो शायद उसकी जान बच जाती। तो इसलिए बनहाल में ये काम करने बहुत ज़रूरी हैं, जो हम करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। इस ख़ास मुलाकात में हमारे साथ सलमान निज़ामी जी मौजूद थे, और अगला मेहमान कौन होगा वो आने वाला टाइम बताएगा। दीजिए सोहेल जावेद को इजाज़त, आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह निगहबान।